क्योंकि ये लाइव स्टेज नहीं है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं किस तरह से इसको ज़्यादा ड्रामेटाइज भी ना करूं, लेकिन इतना है कि पढ़ पढ़ के मैंने कुछ 10 बार पढ़ा है 2-4 दिन में लगातार, तो उससे अपने आप कुछ चीज़ें अपने आप पास में आने लगती हैं। मैं जन सुलभ लाइब्रेरी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, और आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे कहा गया कि ये कहानी पढ़ लूँ। हालांकि कुछ साल पहले मैंने 3 एकांश से एक जो कहानी परफॉर्म की थी वो थी वीकेंड। उसमें हालांकि मैंने थोड़ा सा अपना दखल अंदाजी भी की थी इन सम प्लेसेस, एंड आई मैनेज टू मर्ज इट विद द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑल्सो। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड एक्चुअली कि मेरा एम्बिशन ये रहा है कि मैं तीनों कहानियों को परफॉर्म खुद ही करूं, एक के बाद एक के बाद एक। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। निर्मल वर्मा जी के साथ से मेरी मुलाकात शायद बहुत सालों पहले, जब मैं NSD से पास आउट ही हुई थी, या तो मुझे कुमार शाहनी जी उनके घर ले गए थे या मोहन महर्षि जी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है हुआ था या नहीं हुआ था। जो लोग उनसे बहुत समय से परिचित थे वो शायद बता सके। अगर वो डियर पार्क हौज खास में रहते थे किसी समय, तो वो उन्हीं का घर होगा जहाँ पे हम लोग शाम को गए थे, और मैं अल्लड़ सी लड़की इधर उधर उनके बगीचे में, थोड़ा सा जो छोटा सा एक बगीचा था या कुछ पॉटेड प्लांट्स थे, वहाँ पे मेरा ध्यान ज़्यादा था। और शायद कुमार या मोहन महर्षि जो भी थे उनके साथ कुछ बातचीत हुई, और फिर जब हम लोग निकले तो उन्होंने कहा ये बहुत निर्मल वर्मा तो मैं जानती थी नाम, उन्होंने कहा उनके बारे में काफ़ी कुछ बातचीत हुई। एंड आई वॉज अ लिटिल फैसिनेटेड बाय निर्मल वर्मा जी इज़ राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज वो जो दौर था 60s का, हम लोग थोड़ा वेस्टर्नाइज तरीके से बड़े हुए थे। मेरे पिताजी फौज में थे, तो हम लोग का जो लिटरेचर था वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी लिटरेचर था, और ये माना जाता था कि अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकते हैं तो आप पढ़े लिखे सभ्य इंसान हैं, हिंदी ना भी आए तो चलेगा। तो इस तरह की मैंने गलत फहमियाँ थी 60s के दौर में। तो जब मैं बड़ी हुई, व्हेन आई वाज इन NSD इन 84 to 87, तो निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ पढ़ के मुझे इंटरेस्टिंग सा एक लगा कि हिंदी में है, भाषा बहुत उच्च कोटि की है, एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, और एट द सेम टाइम इसमें जो एक वेस्टर्न थॉट प्रोसेस भी थोड़ा बहुत है जिससे मैं रिलेट कर सकती थी। You know, the environment of young people in a city, those kind of things. So ये एक मुलाकात उनसे के साथ हुई थी। फिर कुछ साल बाद FTI में एक डिप्लोमा फिल्म किसी स्टूडेंट ने बनाई थी जो उनकी एक कहानी पर आधारित थी, और उनका नाम राजीव था उस लड़के का। तो उसने मुझे बाद में कहा कि मैंने निर्मल वर्मा जी को फिल्म दिखाई जो हमने बनाई है। तो मैंने कहा अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो राजीव ने मुझे कहा कि सर मुझे लगता है उन्हें शायद पसंद नहीं आई फिल्म, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, शायद तुम्हें मेरी कहानी समझ में नहीं आई। सो मुझे लगा कितने महान आदमी और इतने विनम्र कि उनको लगा कि ठीक है, यंगस्टर्स हैं, दे ट्राइंग टू डू समथिंग विद माई स्टोरीज, सो इट्स ओके इफ दे ऑल्सो डिडंट डू अ ग्रेट फिल्म। आई मीन वी थॉट इट वॉज अ ग्रेट फिल्म, but I think he wasn't too happy about it. That's what Rajiv, the director, told me, the student FTI director. मैं इसलिए भी, हम लोग उस दौर में हम लोग इतने बड़ी हस्तियों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, क्योंकि जब मैं उस समय I was in 84 to 87 when I was in NSD, हमसे जितने जो जनरेशन थी वो सभी महारथी लोग थे। तो निर्मल वर्मा जी के घर चले गए तो हमको लगा हाँ ठीक है चले गए, क्योंकि फिर कमानी चले गए, वहाँ कुमार गंधर्व जी गा रहे हैं तो उनका सुन लिया बैठ के। अब समझ में आता है कि हम लोग कितने लकी थे कि उस समय हमसे उम्र में जितने भी बड़े लोग थे वो कमाल के एक दौर के एक they were the icons of those years, and we were just meeting them as youngsters just like that. So anyway,
NSD से हूँ। उससे पहले भी बचपन में माँ ने 6 बरस की उम्र में एक नावल पढ़ के सुनाई थी, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो उनके पढ़ने के तुरंत बाद मैंने फिर पहले पन्ने से आखिर पन्ने तक पढ़ी, तो पढ़ने का शौक़ हमेशा से था। चलिए, अब धूप का एक टुकड़ा, निर्मल वर्मा, एंड आई ट्राई माई बेस्ट। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? फिर से शुरू करती हूँ। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए ये कोना ही काफ़ी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वो मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझें, इस बेंच पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा है। भला म्यूनिसिपैलिटी की बेंचों पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि फलां दिन फलां आदमी यहाँ बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह ही खाली हो जाती है। जब कुछ देर बाद कोई नया आगंतुक आकर उस पर बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उससे पहले वहाँ कोई स्कूल की बच्ची या अकेली बुढ़िया या नशे में धुत जिप्सी बैठा होगा। नहीं जी, नाम वहीं लिखे जाते हैं जहाँ आदमी टिक कर रहे। तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों पर नाम भी न रहे तो भी खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जागता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ। नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौकों पर लोग अब भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हर रोज देखती हूँ, इसीलिए मैंने ये बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजे पर जाती हैं। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बहुत बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले से अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के मुहूर्त पर वर वधू में से कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों ये जगह सुनसान पड़ी रहती है, न कोई भीड़, न कोई घोड़ा गाड़ी। भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाली बेंच पर एक लड़की को देखा था। अकेली बैठी थी और सूनी आंखों से गिरजे की तरफ देख रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है, इतने खुले में सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले आते हैं, सड़कों पर, पब्लिक पार्क में, किसी पब में। वहां आपको कोई तसल्ली न भी दे तो भी आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। इससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। ये क्या कम राहत है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सुबह से ही अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत ना समझें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ। आपने देखा होगा, सारे पार्क में सिर्फ यही एक बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं झरता। फिर इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ से मैं सीधे गिरजे की तरफ देख सकती हूँ।
लेकिन ये शायद मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ना वर को जानते हैं ना वधू को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीजों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस पेराम्बुलेटर के आगे बैठे थे। पहली इच्छा ये हुई झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होता नहीं। इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, मुंह में चूसनी दबाए लेटे रहते हैं। फिर भी जब मैं किसी पेराम्बुलेटर के सामने से गुजरती हूं तो एक बार भीतर झांकने की जबरदस्त इच्छा होती है। मुझे ये सोचकर काफी हैरानी होती है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी होती हैं, मुझे ये सोचकर काफी हैरानी होती है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, उनसे ऊबने के बजाय आदमी सबसे ज्यादा उन्हीं को देखना चाहता है। जैसे प्रैम में लेटे बच्चे, या नवविवाहित जोड़े की घोड़ा गाड़ी, या मुर्दों की अर्थी। आपने देखा होगा, ऐसी चीजों के इर्द गिर्द हमेशा भीड़ जमा हो जाती है। अपना बस हो या ना हो, पांव खुद ब खुद उनके पास खिंचे चले आते हैं। मुझे कभी कभी ये सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीजें हमें अपनी जिंदगी को पकड़ने में मदद देती हैं, वे चीजें हमारी पकड़ से बाहर हैं। हम ना उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं, ना किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप अपने जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं, या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं, या अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? आप हंस रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। कौन ऐसा आदमी है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं कर सकता? मैंने सुना है कुछ ऐसे देश हैं जहां जब सॉरी, आई थिंक वी वेंट इन फॉर एन इंटरप्शन। फोन्स, टेक्नोलॉजी, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? मैंने सुना है कुछ ऐसे देश हैं जहां जब तक लोग नशे में धुत नहीं हो जाते तब तक विवाह करने का फैसला नहीं लेते, और बाद में उन्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक ये फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरकाकर किसी दूसरे को वहां आने देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था। और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूं मानो आपको बरसों से जानती हूं। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से ये देखती आ रही हूँ। कभी कभी तो ये भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे, वही लोग आज भी हैं। वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ भी नहीं बदला है। जी हाँ, मेरा विवाह भी इसी गिरजे में हुआ था, लेकिन ये मुद्दत पहले की बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के दरवाजे पर आकर ठहर सके। हमें उसे गली के पिछवाड़े रोकना पड़ा था।
और मैं अपने पिता के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पाँव ना फिसल पड़े। पता नहीं वे लोग अब कहाँ होंगे जो उस रोज भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी ये अकेली औरत वही लड़की है जो सफेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान पाएगा? क्या पहचान सकेगा? आदमियों की तो बात मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वो घोड़ा मुझे जरूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे वे किसी बहुत ही आत्मीय चीज से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने अलगाव के आदी नहीं हो सके हैं। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। किसी चीज का आदी न हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। वे लोग जो आखिर तक आदी नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं, या मेरी तरफ धूप के एक टुकड़े की खोज में एक बेंच से दूसरी बेंच का चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार ना भी हो तो भी बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूं। अगर सुख का मतलब है कि आप अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें, लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। जब शाम की धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ देर उस पब में जरूर बैठती हूँ जहाँ वो मेरी प्रतीक्षा करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका कुछ पता नहीं था। जब पहली बार उसने मुझसे कहा कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे, तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही जहां नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहे और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैच्यू के नीचे? बाद में जो उसका शौक था वो मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहां मुझे मिलने से पहले वो बैठता था, या शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहां मैंने बचपन गुजारा था। ये आपको अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वो हमारे साथ नहीं था। हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें ये सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वो हमारे बगैर जीता था, प्यार करता था, सोता जागता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो ये कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है, कौन सी आपने दूसरे से चुराई है। जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह वो इस तरह आप में घुल मिल जाती है कि आप किसी एक पत्तों को उठाकर नहीं कह सकते कि ये पत्ता मेरा है और वो पत्ता उसका। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को ये छूट मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीर फाड़ खुद कर सकें, अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं। आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुंचेंगे। माँ बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरों के। आखिर की सूखी डंठल आपके हाथ में रह जाएगी जो किसी काम की नहीं।
जिसे मृत्यु के बाद जला दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है। मैं ये नहीं मानती। वो उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर है, जिनसे वो लड़ता था या प्रेम करता था। वो अपने भीतर पूरी एक दुनिया लेकर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के मरने पर जो दुख होता है वो थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे देखिए, वो जाग गया। जरा पेराम्बुलेटर हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, अपने आप चुप हो जाएगा। बेबी, ओ यू चो 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 चो, ओ चो 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 चो। मुंह में चूसनी इस तरह दबाकर लेटा है जैसे छोटा मोटा सिगार हो। देखिए कैसे ऊपर बादलों की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहा है। कौन देख रहा है बेबी? कौन देख ला? चोटू चोटू कहाँ देख ला है? मैं जब छोटी थी तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरह घुमाती थी जैसे वह मेरे इशारे पर ही आकाश में चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? बच्चे इस उम्र में जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं वो क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा। कोई आवाज, कोई झलक या कोई आहट जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज को कहीं हमने सुना है। ये घटना या ऐसी ही कोई घटना पहले कभी हुई है, और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीजें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमी थी, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, लेकिन वो वहां हैं। घात लगाए कोने में खड़ी रहती हैं मौके की तलाश में, और फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्रैम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं। और तब आप कितना भी हाथ पांव क्यों ना मारें, कितना ही क्यों ना छटपटाए, वे आपको छोड़ती नहीं। मेरे साथ एक रात ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ाकर जाग उठती थी और सहसा ये भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं हैं, और मुझे लगता था कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं। मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई न था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा। वो दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था जैसे वो हर रात सोता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। तब मुझे पता चला कि वो खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वो मुझे छूता हुआ निकल गया था। न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां वो लेटा था और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी। उसकी देह के उन सब कोनों को छूने लगी जो एक जमाने में मुझे तसल्ली देते थे। मुझे ये अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूं और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट आते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं नहीं थी। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडरों पर अपना नाम खोजते हैं जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे। लेकिन मेरा नाम वहां कहीं न था।
कुछ और निशान थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिनका मुझसे दूर तक का भी वास्ता न था। मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और मेरे हाथ मुर्दा होकर उसकी देह पर पड़े रहे। मुझे ये भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वो मैं किसी से नहीं कह सकती। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूं। कैसा खटका! क्या मेरे पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता है? क्या वो मेरे प्रति क्रूर है? जी हाँ, उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उसका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। मुश्किल ये है जो एक व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई, जहां मुझे कोई नहीं जानता। यहां मुझे देखकर कोई ये नहीं कहता कि देखो, ये औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं बीच सड़क पर खड़ी हो जाती थी। इच्छा होती थी लोगों को पकड़कर शुरू से आखिर तक सब कुछ बताऊं। कैसे हम पहली शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था। कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे ये लगता था कि जब तक मैं उन्हें ये सच नहीं बता दूंगी तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगी, जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था और बरसों बाद ये इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वो कमरा खाली था। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं और कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाएं, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वो हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूं। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। भूचाल या बममारी की खबरें अखबारों में छपती हैं। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहां बच्चों का स्कूल था वहां खंडर है, जहां खंडर थे वहां उड़ती धूल। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। और जी हाँ, उसी दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था, जब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चलकर यहाँ आए थे। आप सुन रहे हैं ऑर्गन पर संगीत। ना रा 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 देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। संगीत की आवाज यहां तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर और है, वे अब बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहां कि शांति से खड़े रहें।
अगर आप जाकर देखना चाहें तो निश्चित होकर चले जाएं। मैं तो यहाँ बैठी ही हूं, आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहूंगी। जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहती हूँ। फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यह देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है। उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहां मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती, लेकिन ये बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते और दूसरे अरे आप जा रहे हैं? ला Okay, that's it. Thank you.